हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 अगस्त। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही केयरफुली देखिएगा। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की डिटेल्स के साथ पीडीएफ फाइल दोस्तों और डिटेल क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहीं पर आपको हर एक वीडियो की फ्री में क्विजेस, पीडीएफ फाइल, बहुत सारे वीडियोस, मॉक टेस्ट, कोर्सेज वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था? तो वो था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय और फैट मैन, दो परमाणु बम, दो न्यूक्लियर बम गिराए गए थे जापान पर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो हिरोशिमा पर दोस्तों 6 अगस्त को गिराया गया था, नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को। तो लिटिल बॉय और फैट मैन याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 15। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया है। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो वो बन गई हैं पीवी सिंधु, पुरसेला वेंकटा सिंधु। ये हैं दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना की, और इन्होंने 2 बार मेडल जीत लिया है ओलंपिक में। अभी हाल ही में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में। इससे पहले ये सिल्वर मेडल जीती थी रियो ओलंपिक में, जो 2016 में हुआ था। उसमें ये कैरोलिना मारिन से हारी थी, और अभी ये ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। इन्होंने अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल के लिए ही बिंग जियाओ को, जो कि चाइना की हैं, उनको 21-13, 21-15 से हरा दिया है। तो 2 बार इनके मेडल हो गए हैं ओलंपिक में। अच्छा, ये 2 बार ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अगर पहले भारतीय खिलाड़ी की बात की जाए तो दोस्तों वो हैं सुशील कुमार। ये दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं, लेकिन पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? सुशील कुमार, जिन्होंने 2008 के ओलंपिक में, जो कि हुआ था बीजिंग में, उसमें उन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। और सुशील कुमार ने फिर 2012 के, जो कि लंदन ओलंपिक हुआ था, उसमें जीता था सिल्वर मेडल। वो कुश्ती के यानी रेसलिंग के हैं खिलाड़ी। क्लियर? फिलहाल अभी जेल में हैं। तो यहाँ पर देखिए पीवी सिंधु के बारे में बात करें तो रियो ओलंपिक में ये जीती। सेमीफाइनल राउंड में अभी ये ताई तुजू युंग से हार गई थी, जो कि चीनी ताइपे की हैं, वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं बैडमिंटन की, उनसे ये हार गई थी। पीवी सिंधु के बारे में दोस्तों अभी कल ही मैंने आपको वीडियो दी है, जिसमें मैंने पीवी सिंधु की लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इन्होंने कब कब कौन कौन से अचीवमेंट हासिल की है, कौन कौन से मेडल कहाँ कहाँ पर इन्होंने जीते हैं। कल की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये डेली करंट अफेयर है, इसमें लिमिटेड टाइम होता है, इसमें सब कुछ बताया नहीं जा सकता। तो कल जो मैंने आपको वीडियो बना करके दी हुई है, उस वीडियो से वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। वर्ल्ड चैंपियन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये करंट टाइम पर वर्ल्ड चैंपियन है। 2019 की वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीती हुई है, तब से अभी अगला हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने वर्षों के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक में सेमीफाइनल में जगह बनाई? दोस्तों 41 वर्षों के बाद, 41 ईयर्स के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना पाई है। ये भी एक इतिहास है, समझ लीजिए। 41 साल हो गए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इस बार पहुंची है दोस्तों। इसने अभी हाल ही में ब्रिटेन को हराया है। ब्रिटेन को 3-1 से हरा करके अभी हाल ही में सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन से मेडल जीतेगी, ठीक है। अगर ये सेमीफाइनल हार जाती है तो अगेन इसको ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट करना होगा। अगर ये सेमीफाइनल जीत जाती है तो ये फाइनल पहुंच जाएगी, और फाइनल अगर पहुंच जाती है तो वहाँ पर अगर हारेगी तो सिल्वर मेडल, अगर जीतती है तो गोल्ड मेडल। आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने अभी तक किसी भी अगर गेम में सबसे ज़्यादा मेडल जीता है तो वो है हॉकी। हॉकी में सबसे ज़्यादा 11 मेडल आए हैं इंडिया के, जिसमें से 8 गोल्ड हैं। एक अपने आप में रिकॉर्ड है। 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं इंडिया के। हालांकि इन 8 गोल्ड में दोस्तों कई गोल्ड ऐसे हैं जो भारत की आज़ादी के पहले आए थे, तब ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था। लेकिन भारत बाद में 1980 में दोस्तों रिसेंट वाला जो गोल्ड है हमारा, ये 1980 में आया था, और तभी भारत पहुंचा था फाइनल तक। यानी 1980 के बाद अभी तक भारत जो है इसके बाद सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाया था। 1980 में लास्ट बार ये मॉस्को ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचा था और गोल्ड जीता भी था भारतीय पुरुष हॉकी टीम। ओके, कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह जी। यही दोस्तों ध्वजवाहक थे इस बार, ठीक है, फ्लैग बीरर थे मैरी कॉम के साथ में।
इस बार के ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। चलिए फिलहाल टोक्यो ओलंपिक पर मैंने आपको 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक वीडियो दी हुई है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लिए गए हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये क्यों मनाया जाता है? ये दोस्तों मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए मनाया जाता है। एक्चुअली में इसी दिन 1 अगस्त को ही 2019 में 3 तलाक प्रथा खत्म की गई थी, या कहें इसके खिलाफ कानून बना दिया गया था। तो 3 तलाक के खिलाफ कानून बना दिया गया था और इस वजह से उसी को सेलिब्रेट करने के लिए एक प्रकार से ये दिवस मनाया जाता है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। तो 3 तलाक से बचाने और उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए ये मनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा दोस्तों 1 अगस्त 2019 के बाद से ही 3 तलाक को कानूनन जुर्म घोषित कर दिया गया था। अच्छा, कानून लागू होने के बाद 3 तलाक के मामलों में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट भी आई है, यानी इसका फ़ायदा भी देखने को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों आयोजित हुआ लंदन में। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 लंदन में आयोजित हुआ है और इसकी सह अध्यक्षता की है ब्रिटेन और केन्या ने। ब्रिटेन और केन्या ने मिल करके इसकी सह अध्यक्षता की है। जुलाई 2021 में अभी हाल ही में आयोजित हुआ। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और केन्या के प्रेसिडेंट उरुहु केन्याटा, इनके द्वारा ये सह मेज़बानी की गई है। अच्छा, ग्लोबल एजुकेशन समिट में दोस्तों ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया और इसके तहत फंड रेज किए गए। और कितना फंड रेज हुआ? $4 बिलियन, $4 बिलियन US फंड इकट्ठा हुआ। ये सारे के सारे फंड जो होंगे ये दुनिया भर के 125 मिलियन से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करने में, उनको एजुकेट करने के लिए यूज किया जाएगा। किसके द्वारा? ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों गांवों के बच्चों को प्ले स्कूल की फैसिलिटी देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम शुरू किया है। कौन सा प्रोग्राम? विद्या प्रवेश प्रोग्राम। अभी तक क्या होता था कि ये प्ले स्कूल वाली जो भी फैसिलिटी हुआ करती थी ये शहरों में ही हुआ करती थी। अब इसे गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा, जिससे ग्रामीण इलाके के, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो भी कम उम्र में ही अपने प्ले स्कूल लाइफ का एंजॉयमेंट कर सकें, छोटे से ही, बचपन से ही वो पढ़ना स्टार्ट कर दें। होता क्या है कि गाँव में जब 5 वर्ष 6 वर्ष के हो जाते हैं बच्चे, तब से उनकी पढ़ाई शुरू होती है। तो ऐसे में हो जाता है बहुत लेट, क्योंकि उस टाइम पर आगे चल करके उनको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ जाता है। वहीं शहरों में प्ले स्कूल में शुरुआत से ही डला दिया जाता है, तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो आ ही जाती है। तो प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ सिटीज़ में ना लिमिटेड करके इसे गांव-गांव तक भी, विलेजेस में भी एक्सपेंड किया जा रहा है। ओके, तो इसे तो शुरू कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन सभी राज्यों को आदेश दिया गया है, वो राज्य अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने अपने राज्यों में लागू करेंगे जब उनका मन होगा। तो क्लियर है? तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का नाम है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। अगला देखते हैं। ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? तो वो बन गई हैं वंदना कटारिया। वंदना कटारिया जी दोस्तों ये इंडियन वीमेंस हॉकी टीम की ये फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं और ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं। अभी हाल ही में इन्होंने 3 गोल किए हैं, हैट्रिक बनाई है और हैट्रिक बनाने के साथ ही इनके नाम ये रिकॉर्ड जुड़ गया है। अच्छा, इंडियन वीमेंस टीम भी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। पूल ए मैचेस में इसने अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है। 4-3 से इसने हराया है साउथ अफ्रीका को और उधर मेंस टीम तो सेमीफाइनल पहुंच ही गई है। इंडियन विमेंस हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, इनका नाम आपको याद रखना है। वंदना कटारिया दोस्तों एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में 2018 में जो कि हुआ था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनी थी। उसमें हालांकि भारत ने सिर्फ सिल्वर मेडल ही जीता था, यानी फाइनल हार गई थी इंडियन विमेन टीम। अच्छा, हॉकी आई है तो हॉकी से याद रखिएगा 2023 में हॉकी की मेज़बानी, हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा भारत। भारत के ओडिशा में यह आयोजित किया जाएगा। 2018 वाला भी हॉकी विश्व कप ओडिशा में ही आयोजित किया गया था, यानी भारत ही उसकी भी मेज़बानी किया था। अभी दोस्तों एक बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है ओडिशा में ही, और वो है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ई रूपी नामक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ई रूपी नाम का एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है।
ये एक अपनी तरीके का एक नया ई-रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। एक्चुअली में इसे ये आज लॉन्च करेंगे 4 बजे, अभी शाम को ये लॉन्च करने वाले हैं। है क्या ये, इसे समझिए। देखिए दोस्तों, भारत में अभी भी एनपीसीआई के द्वारा एक और चीज़ें इंट्रोड्यूस किया गया था। यूपीआई जो था, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी अपनी तरीके से एक कहें कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम है। और ऐसे ही ये भी एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम है। ई-रूपी जो होगा, ई-रूपी जो होगा ये पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन होगा। किसी व्यक्ति और किसी एक विशेष वर्ग के लिए ये स्पेसिफिक होगा, पेमेंट सॉल्यूशन होगा। एनपीसीआई के द्वारा इसे भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक क्यूआर कोड बेस्ड या एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड एक ई वाउचर सिस्टम है। इससे जो भी प्राप्तकर्ता होंगे, जो लाभार्थी होंगे, वो मोबाइल पर उनके पहुंचेगा, एक स्ट्रिंग पहुंचेगा, एसएमएस स्ट्रिंग पहुंच सकता है या फिर क्यूआर कोड पहुंच सकता है। तो उसके माध्यम से ई वाउचर पहुंचेगा और जो भी यूज़र्स होंगे उस वाउचर का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, को आप बहुत ही आम भाषा में अगर समझना चाहो तो जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको एक ऐसा वाउचर दे रहा हूँ कि जिसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, आप उस वाउचर को कहीं भी रिडीम कर सकते हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल, जैसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह में जब परचेज करते हो तो वाउचर मिलता है, उसका यूज़ करते हो। यानी इसके लिए किसी भी बैंक अकाउंट होने की ना होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास वाउचर है, आप उसका कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है ई-रूपी। ई-रूपी देखिए, आपको ये थोड़ा सा नाम से ही लग रहा है ऐसा कुछ कि ये डिजिटल ही है, ई-रूपी है और इसको वाउचर के रूप में ही है। इसको किसी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वॉलेट की ज़रूरत पड़ सकती है आगे चल करके, इसमें और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने आई मेसा नामक योजना लॉन्च की? तो अभी हाल ही में सामाजिक और अधिकारिता न्याय मंत्रालय ने, सामाजिक और अधिकारिता न्याय मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई है जिसका नाम है आई मेसा। आई मेसा का फुल फॉर्म जानिए। आई मेसा का नाम फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवोल्यूशन एंड सोशल ऑडिट। इसके माध्यम से दोस्तों ये जितनी भी योजनाएं होती हैं उनको सोशल ऑडिट किया जा सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 से शुरू होगा और जो भी डिपार्टमेंटल, जो भी इस डिपार्टमेंट का यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जो भी योजनाएं होंगी उसका सोशल ऑडिट किया जाएगा। आसान भाषा में बात करें तो जो भी अभी तक ऑडिट वगैरह हुआ करती थी वो पेपर पर हुआ करती थी, उसे अब पेपरलेस कर दिया गया है, यानी कि उसे अब वर्चुअल कर दिया गया है या इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो वो बन गए हैं एस.एन. घोरमड़े। यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों, ध्यान से समझने वाली बात है। भारतीय नौसेना के ये नए उप प्रमुख बने हैं, वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी बने हैं। कौन है? वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी बने हैं एस.एन. घोरमड़े। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ही ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें वो डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन नेवी बने थे। कौन बने थे? रवनीत सिंह जी बने थे। रवनीत सिंह जी दोस्तों ये डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन नेवी हैं, जबकि एस.एन. घोरमड़े जी दोस्तों ये वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी बनाए गए हैं। दोनों को ही हिंदी में उप प्रमुख कहा जाएगा। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख फिलहाल के लिए कौन बन गए हैं? एस.एन. घोरमड़े। एस.एन. घोरमड़े ये 36वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। ठीक है, इन्हें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कहा जाएगा। ये जी अशोक कुमार जी का स्थान लेंगे। इनकी रैंक है वाइस एडमिरल की। ये दोस्तों एवीएसएम और एनएम से सम्मानित हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म समझिए। एनएम का मतलब हुआ नौसेना मेडल, ठीक है, नेवल मेडल कह सकते हैं। एवीएसएम का मतलब हुआ अति विशिष्ट सेवा मेडल। इसके बारे में तो मैंने आपको बताया था। एवीएसएम होता है, वीएसएम होता है, एसएम होता है। एसएम का मतलब होता है सेवा मेडल, वीएसएम का मतलब होता है विशिष्ट सेवा मेडल और एवीएसएम होता है अति विशिष्ट सेवा मेडल। ये दोस्तों एक प्रकार का सम्मान दिया जाता है जो भारतीय सेना के जो होते हैं उनको, ठीक है, जो भारतीय सेना के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको दिया जाता है। ये एक प्रकार का सम्मान होता है। भारतीय नौसेना आया है तो इसके बारे में बात करें। इंडियन नेवी दोस्तों ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह जी। भारतीय नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगर आज से पूछा जाए कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है तो आप तो बताएंगे दोस्तों भारत के प्रेसिडेंट है। ठीक है, अच्छा, भारत की तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए एक बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे सीडीएस कहते हैं। तो सीडीएस भारत के पहले और वर्तमान में कौन है? विपिन रावत जी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ की मिरेकल मॉम के नाम से प्रसिद्ध किस भारतीय प्रसिद्ध धाविका का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में मन कौर जी का निधन हो गया है, जिन्हें चंडीगढ़ की मिरेकल मॉम के नाम से जाना जाता था।
मन कौर जी। ये 105 वर्ष की उम्र तक जी और 105 वर्षों की उम्र में इनका हुआ है निधन। मन कौर जी दोस्तों ये एक धाविका थी। सबसे बड़ी बात ये शताब्दी की धाविका थी। शताब्दी की धाविका यानी 105 वर्ष हो गए थे इनकी उम्र के, लेकिन फिर भी ये मेडल जीत रही थी। अभी रिसेंट मेडल इन्होंने 2017 में जीता था। 2017 में ऑकलैंड में वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स में ये 100 मीटर स्प्रिंट जीती थी। उसके बाद ये फेमस हो गए। इससे पहले 2007 में इन्होंने पहला मेडल जीता था चंडीगढ़ मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनको याद रखिएगा, चंडीगढ़ की मिरेकल मॉम कहा जाता था। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। कल की वीडियो पीवी सिंधु पर जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की गई है। लाइव टेस्ट सीरीज होगी टॉपिक वाइज करंट अफेयर की आज शाम 7 बजे। तैयार रहना है सब लोग को। कमेंट करके बता दीजिए कितने कितने लोग 7 बजे शाम को तैयार रहेंगे लाइव टेस्ट देने के लिए। टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग जनवरी से लेकर के जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चंस हमारे होंगे, आंसर्स आपके होंगे, एक्सप्लेनेशन हमारे होंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है ओलंपिक से। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? अगला, ओलंपिक खेल 2032 की मेजबानी कौन करेगा? ओलंपिक में कोई मैच जीतने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर या तलवारबाज कौन बनी? भारत के नए खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? ये सारे क्वेश्चंस ओलंपिक से लिए गए हैं। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो इन 4 क्वेश्चंस के माध्यम से आपके बहुत सारे रिवीजन हो जा रहे होंगे बहुत ही तेजी के साथ। तो वीडियो को रेगुलर देखा करो। इसकी क्विज जा करके आप लोग एप्लीकेशन पर सॉल्व कर लिया करो। और हाँ, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वन लाइनर के रूप में भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए एमजेएसटी एजुकेशन सर्च करके। वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग सेपरेट माध्यम से सिंगल इमेज में वन लाइनर के रूप में भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। डिटेल अगर आप चाहिए पीडीएफ तो डिटेल आप डाउनलोड कर सकते हो एमजेएसटी ऐप से। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।